बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स हमने पिछले जो इससे पिछला लेक्चर किया था उसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले पहले हमने बात कर ली थी रिलेशन ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम में। और इसके बाद जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जो कि इस तरह है कि वो कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस तरह है कि द मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। कहता है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, यानी फ्रिक्शन फोर्स, एयर फ्रिक्शन फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट फोर्स का एक्ट ना कर रहा हो, तो उस सिस्टम में जब भी कोई दो बॉडीज इंटरेक्ट करेंगी तो उनका मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन और आफ्टर इंटरेक्शन सेम रहेगा। अगर शुरू में मोमेंटम जितना था उतना अगर कैलकुलेट किया, जैसे विल पास जनरल में अगर मैं ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज में करूँ, विल पास अगर उसका मोमेंटम 100 है बिफोर कोलूजन, बिफोर इंटरेक्शन, तो बाद में भी आफ्टर इंटरेक्शन भी उसका जो मोमेंटम है वो कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। अब उसी में वो एक एग्जाम्पल कोट कर रहा है कि जी एक स्नूकर बॉल जो होती है ना, जैसे स्नूकर का एक हम आइसोलेटेड सिस्टम हम ले लेते हैं, यानी कि एक वाइट बॉल है और एक रेड बॉल है। तो जो स्ट्राइकर है यानी कि जो वाइट बॉल है वो उसका हम ले लेते हैं कि मोमेंटम कैसे है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m1 आप सोच लीजिए, सपोज कीजिए कि ये जो है ये मैस जो है किसका, वाइट बॉल का। वाइट बॉल जो है, सपोज कर लीजिए कि वाइट बॉल का जो मैस है वो m1 है और उसकी जो वेलोसिटी है बिफोर कोलूजन उसकी वेलोसिटी है u1। मैस m1 है और वेलोसिटी u1 है। मोमेंटम का फार्मूला आपको पता है, p इज इक्वल टू मैस इंटू वेलोसिटी होता है, ये वही है। इनिशियली मोमेंटम जो था मैस m1 का वो है m1 u1 और इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m2, दूसरी बॉल जो है यानी रेड बॉल जो है उसका मैस जो है वो m2 है और उसकी वेलोसिटी u2 है। तो उसकी इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m2 u2। और तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लें। दोनों का इनिशियल मोमेंटम कैसे निकलेगा, दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो दोनों ऐड कर लिए हमने, दोनों ऐड करेंगे तो उसका जो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलूजन यानी टकराव से पहले उनका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो कितना होगा, मैस m1 का और m2 का मैस दोनों के मोमेंटम्स को ऐड कर लीजिए, m1 u1 प्लस m2 u2, ये मोमेंटम ऐड हो गए। इनिशियल मोमेंटम उस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलूजन टकराव से पहले ये था। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। उसके बाद जब टकराव हो गया, कोलूजन हो गया, तो फिर फाइनल मोमेंटम उसका क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m1 कितना हो गया, m1 v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड मैस m2 उसका हो गया m2 v2। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलूजन कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। देखिए अगर मैं इनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं इसके ऊपर, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर ऊपर यूँ करूँ कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, COM का मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मैं इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत इस पे लगाऊं तो वो तो क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम
बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास इसका रिजल्ट निकलता है कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आइसोलेटेड सिस्टम में सेम रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद ये है कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग अपॉन दिस सिस्टम, नो एक्सटर्नल एयर फ्रिक्शन, नो एनी अदर एक्सटर्नल एजेंट। अब देखिए उसने एक और एग्जांपल दी हुई है आपको, वो है जी गन और बुलेट की, गन एंड बुलेट। इसमें जो गन और बुलेट का केस है वो इस तरह है कि वो इसमें ये कह रहा है कि बुलेट का जो मैस है, बुलेट का मैस है स्मॉल m के बराबर और गन का मैस है कैपिटल M के बराबर। और वहीं पर वेलोसिटी में अगर हम देखें तो बुलेट की वेलोसिटी है वो है स्मॉल v और जो गन की है वेलोसिटी वो है कैपिटल V। तो अब देखिए कि देखें इसमें उसने लिखा हुआ है कंसिडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट। कहता है जब तक बुलेट फायर नहीं हुई, गोली नहीं चली, तब तक दोनों का मोमेंटम ज़ीरो है, दोनों का मोमेंटम ज़ीरो है क्योंकि रेस्ट पर है। तो फिर वेलोसिटी भी ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है तो उसका मतलब ये कि मोमेंटम भी दोनों का ज़ीरो है। इसका मतलब क्या हो गया कि एज द गन इज फायर्ड bullet shoots out the gun and acquires a momentum. To conserve the momentum of the system, the gun recoils. देखें जब तक फायर नहीं हुआ था तब तक दोनों का मोमेंटम ज़ीरो था, कोई वेलोसिटी नहीं थी। अब जब गन फायर हो गई, गन फायर होगी तो बुलेट के अंदर एक वेलोसिटी आएगी, उसके अंदर एक मोमेंटम आ गया। उस मोमेंटम को जो बुलेट में आया है उसको कंजर्व करने के लिए उसके ऑपोजिट एक मोमेंटम पैदा होगा। क्यों? क्योंकि गन रिकॉइल करेगी, यानी कि गन एक पीछे को जर्क देगी। जब आपने किसी को फायर करते देखा हो तो उसमें जब गन एक बुलेट को फायर करती है तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन एक जर्क पीछे की तरफ देती है, यानी पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, वापस आती है, जिसको हम घोड़ा कहते हैं अपनी उर्दू ज़ुबान में। वो वापस आकर फिर वापस जाता है, रिकॉइल करता है। वो क्यों करता है कि ताकि जो बुलेट की जो मोमेंटम है उसको रिकॉइल कर सके, कंजर्व कर सके। अच्छा, फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट विल आल्सो बी ज़ीरो आफ्टर द गन इज फायर्ड। तो इससे क्या होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत क्या होगा कि फायर होने के बाद जब गन रिकॉइल कर लेगी दोबारा उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, उसका दोबारा मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। लेट m be the mass of bullet and v is the small v the velocity of the bullet on firing the gun, m be the capital M be the mass of the gun and capital V be the velocity। अब देखिए टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड। कहता है टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट, ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर द फायर करने के बाद जाहिर सी बात है एक मोमेंटम जो था वो था एम वी, कैपिटल एम कैपिटल वी, प्लस इसके अंदर कौन सा मोमेंटम? स्मॉल एम स्मॉल वी। ये बुलेट का मोमेंटम है, ये गन का मोमेंटम है, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत अगर जाएं हम, वो इस पे ऊपर अप्लाई करें तो देखें क्या होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा कि total momentum of the gun and the bullet after the gun and the bullet after the gun is fired. Momentum after gun is fired. वो कितना है और वो किसके बराबर हो जाएगा? बिफोर फायर मोमेंटम of the gun before fire. दोनों बराबर होने चाहिए ना, यानी कि फायर होने से पहले, फायर होने के बाद क्या हो जाएगा? दोनों मोमेंटम बराबर होने चाहिए। बिफोर फायर तो वैसे ही जीरो था, बिफोर फायर वैसे ही मोमेंटम जीरो था, क्योंकि दोनों में कोई हरकत ही नहीं थी, रेस्ट पे थे दोनों। लेकिन यहाँ पर तो मोमेंटम था ना, एम वी प्लस स्मॉल एम वी, कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी विच इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन ये ज़ीरो कब होगा? ज़ीरो जब होगा जब जे एम वी उधर लेकर जाऊँ, यानी इक्वल्स टू को दूसरी तरफ लेकर जाऊँ, तो कैपिटल एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी, क्योंकि जो गन है वो रिकॉइल करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो उससे क्या होता है कि इसका जो मोमेंटम है और इसका जो मोमेंटम है वो बराबर होता है, रिकनसाइल हो जाता है, बराबर यानी बराबर होता है, एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमें कैपिटल वी की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? कैपिटल की वी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँ? इस कैपिटल एम को इधर नीचे डिवाइड कर दूँ, माइनस एम कैपिटल वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगी। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ गन। कैपिटल वी किसके बराबर था? वेलोसिटी ऑफ गन। तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और इंशाल्लाह थ्योरेटिकली ये अब इससे अगला जो लेक्चर होगा वो आपका इस चैप्टर का आखिरी थ्योरेटिकल लेक्चर होगा। उसके बाद इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर हम इसकी एक्सरसाइज पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जो ये क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये बनेगा कि explain law of conservation of momentum। एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसका निशान आपका पहले से बुक पे लगा हुआ है, वो आप 8th में भी पढ़ के आए हैं। 8th में आपको निशान लगा दिया था, सेम टू सेम वही निशान लगेगा और वही आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। ये क्वेश्चन है जो कि आप कॉपी पे होमवर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।